गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिक्की जीत सर में। देखिए, आज हम लेकर के आए हैं कि हमने एक शुरुआत की थी रीट भर्ती परीक्षा के लिए। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक जितने भी पाठ हैं, उन पाठों का लगातार हम पार्ट वाइज जो आपके रीट भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंग हमने शुरुआत की है कि वन लाइनर क्वेश्चनों की। और डेली के हम 3 या 4 पार्ट डेली के यहाँ पर कवर करेंगे। तो हमने शुरुआत कक्षा 6 से की है और आपके जो रीट में सिलेबस लगता है उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वो पार्ट आपके सिलेबस से संबंधित है, उन्हीं से संबंधित पर्सन यहाँ पर लेकर के आया हूँ मैं। और दोस्तों, आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपकी एक बार रिवीजन भी हो जाए। 10 और 15 मिनट का वीडियो डेली का आपको मिलेगा और 3-4 पार्ट हर जो कक्षा 6, कक्षा 7, उसके बाद में 8, 9, 10, इस प्रकार से 3-3, 4-4 पाठों का आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ में। तो चलते हैं आज का जो वीडियो है। तो देखिए, आज के प्रश्न किन से संबंधित आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्थानीय स्वशासन एवं शहरी, तो यहाँ पर पंचायत से संबंधित जो ग्राम पंचायत है उनसे संबंधित ये क्वेश्चंस हैं जो आपके 6वीं क्लास का ये पार्ट है। तो चलते हैं कौन कौन से 6वीं क्लास के पार्ट में से प्रश्न बनते हैं। 6वीं क्लास में सरल है, फिर धीरे धीरे कठिन प्रश्न आते जाएंगे जो जो कक्षा का स्तर बढ़ता जाएगा। तो चलते हैं आज ये कौन कौन से प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को कौन से संविधान संशोधन में अपनाया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना 73वां संविधान संशोधन 1992 में। तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को कौन से संविधान संशोधन में अपनाया गया, 73वें संविधान संशोधन 1992 में। फिर एक कौन से संविधान संशोधन के तहत शहरी क्षेत्र के नगरीय स्वशासन को अधिक सशक्त बनाया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था, 74वां संविधान संशोधन। दोनों मुख्य क्वेश्चन है रीट भर्ती परीक्षा की दृष्टि से। फिर अगला जो आपका क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई, तो 2 अक्टूबर 1959 को ये शुरू हुई। कहाँ से हुई, नागौर से अपने राजस्थान में ये शुरू हुई। उसके बाद में चलते हैं, पंचायत के 3 स्तर कौन से हैं। पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, एक तो ग्राम पंचायत होती है, एक पंचायत समिति और एक जिला परिषद। तो 3 यहाँ पर स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये पंचायत की क्या होते हैं, 3 स्तर होते हैं। फिर एक ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वार्ड सभा। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वार्ड सभा होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। तो मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में क्रियान्विति के लिए सरकारी कर्मचारी कौन होता है। तो सरकारी कर्मचारी कौन होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ग्राम सेवक होता है। ठीक है। फिर है, ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो ग्राम पंचायत के 29 कार्य होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला है शुद्ध स्वच्छ पेयजल, सफाई और सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना, ये कार्य है। उसके बाद में देखो, ये कार्य हैं सड़क, नालियाँ एवं विद्यालय भवन का निर्माण करना, महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य रोजगार कार्यक्रमों का संचालन करना। तीसरा कार्य है वार्षिक मेलों, हाट बाजार, मनोरंजन के कार्यक्रमों का आयोजन करवाना, व्यवस्था करना। अगला इसका कार्य है स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कराना। अगला है नए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन करना। और 7वां कार्य है वृक्षारोपण करना, चरवाह भूमि का विकास एवं बंजर भूमि के सुधार हेतु प्रयास करना। दोस्तों, वैसे 29 इसके कार्य होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बल्कि यहाँ 6वीं क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मैंने दिए हैं। फिर चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन आपका, ग्राम सचिवालय में ग्रामीण की सहायतार्थ सरकारी कर्मचारियों सहित सरपंच कब उपस्थित रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सरकारी कर्मचारियों के सहित सरपंच कब उपस्थित रहता है। तो महीने में 4 दिन रहता है, 5, 12, 20 और 27 तारीख को। ये जो महीने की तारीख होती है 5, 12, 20 और 27, इन तारीखों को उपस्थित रहता है। तो ध्यान में रखना है। मुख्य क्वेश्चन है, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से है। पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, प्रधान कहलाता है। पंचायत समिति का मुखिया क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं। ध्यान में रखना है। पंचायत समिति के कार्य कौन से हैं। तो वैसे पंचायत समिति के कार्य 18 कार्य हैं जो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6वीं क्लास के अकॉर्डिंग कितने
कौन कौन से हैं? अपने क्षेत्र की पंचायतों के कार्य की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना। अपने क्षेत्र की जितनी भी पंचायतें आती हैं उनकी समीक्षा करना और उसका पर्यवेक्षण करना इनका कार्य है। फिर किसानों के लिए उत्तम खाद व बीज की व्यवस्था करना। अगला कार्य है प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना। अगला कार्य है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना। तो ये पंचायत समिति के दोस्तों कार्य हैं कक्षा 6 के अकॉर्डिंग। फिर अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका, पंचायत समिति के कार्यों के लिए सरकारी अधिकारी होता है। तो कौन सा सरकारी अधिकारी होता है? खंड विकास अधिकारी, BDO। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। पंचायत समिति के कार्यों के लिए सरकारी अधिकारी कौन होता है? खंड विकास अधिकारी, BDO होता है। फिर अगला क्वेश्चन है जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? तो कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जिला परिषद के कार्य कौन से हैं? जिला परिषद के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो यहाँ पर आप जिला परिषद के कार्य देख सकते हैं। यह ग्राम पंचायत व राज्य सरकार के बीच की कड़ी का कार्य करता है। एक तरफ ग्राम पंचायत और एक तरफ राज्य सरकार, उन दोनों के बीच की कड़ी का काम करता है। फिर अगली है पंचायत समिति के कार्यों की सामान्य देखभाल करती हैं जिला परिषद। अगला है संपूर्ण जिले के विकास की योजना बनाती है जिला परिषद। फिर अगला है जिले में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करती है। जितने भी विकास कार्य होते हैं जिले में तो उनकी समीक्षा करना और उसका पर्यवेक्षण करना, ये जिला परिषद का क्या है? कार्य है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है जिला परिषद के कार्यों में सहयोग के लिए कौन सा सरकारी अधिकारी कार्यरत होता है? तो कौन सा होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CO। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो सबसे पहले आप ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का मुखिया प्रधान, ठीक है। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं, देखिए ये जो पंचायत समिति के कार्यों का सरकारी अधिकारी कौन होता है? BDO होता है। और ये जिला परिषद कार्यों के सहयोग के लिए सरकारी अधिकारी कौन होता है? CO होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 20,000 से अधिक तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? तो नगर पालिका करती है। जहाँ 20,000 से अधिक जनसंख्या हो और 1 लाख से कम हो तो वहाँ पर क्या बनाई जाती है? नगर पालिका। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम, 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक, तो वहाँ पर कौन सी स्वशासन व्यवस्था? नगर परिषद। कौन सी है? नगर परिषद। फिर 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? तो कौन सी करती है? नगर निगम। और वर्तमान में कितने नगर निगम है? 10 नगर निगम है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कितने हैं? 10 नगर निगम है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, नगर पालिका का मुखिया क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। नगर परिषद का मुखिया क्या कहलाता है? सभापति कहलाता है। नगर निगम का मुखिया क्या कहलाता है? मेयर या महापौर कहा जाता है। तो तीनों के ये मुखिया हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। फिर इन सभी शहरी और ग्रामीण संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? पंचायती राज है, नगर निगम है, नगर परिषद हैं, ठीक है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, सभी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। तीनों शहरी संस्थाओं के कार्य कौन से होते हैं? तो अनिवार्य कार्य कौन से होते हैं और ऐच्छिक कार्य कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनिवार्य कार्य कौन कौन से होते हैं। शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना और दमकल की व्यवस्था करना, ये 4 अनिवार्य कार्य हैं। उसके बाद में ऐच्छिक कार्य कौन से होते हैं? सार्वजनिक पार्क बनाना, स्टेडियम बनाना, वाचनालय व पुस्तकालय निर्माण करना और वृक्षारोपण करवाना और दमकल की व्यवस्था करना। तो दोस्तों ये ऐच्छिक कार्य है। फिर मतदाता द्वारा चुना गया पदाधिकारी क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहते हैं? निर्वाचित कहा जाता है। फिर पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? मनोनीत कहलाता है। तो दोस्तों ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित क्वेश्चन थे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से। हमने लगभग पूरा पाठ कवर करने की यहाँ पर कोशिश की है दोस्तों। फिर
अगले जो प्रश्न है, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। ये टॉपिक भी आपके रिट भर्ती परीक्षा में लगता है, जिला प्रशासन व न्याय व्यवस्था। तो उनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न है कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में से, तो उनका अपन देखते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें और आपकी रिवीजन भी साथ साथ में हो जाएगी। तो राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33 जिले, नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर है, जिला प्रशासन अपने जिले के लोगों के लिए क्या क्या कार्य करता है? तो ये मुख्य क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, कौन कौन सा कार्य है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा कार्य इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाना, भू अभिलेख संधारित करना और राजस्व प्राप्त करना, रसद एवं अन्य सामग्री संबंधी व्यवस्था करना। अगले कार्य कौन से देख सकते हैं, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, यातायात संबंधी व्यवस्था करना, रसद एवं अन्य सामग्री संबंधी व्यवस्था करना, जिले के विकास के लिए विभिन्न रोजगार बनाना व उन्हें लागू करना, विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव संपन्न करवाना, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव व राहत के कार्य, जनता व सरकार के बीच कड़ी का कार्य करना। फिर अगला है, पंचायती राज व्यवस्था व जिला प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित करना और जन समस्याओं को सुनना व उसका निराकरण करना। तो ये सारे इनके कार्य हैं दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जिले में किसकी होती है? जिला कलेक्टर की होती है। फिर है, जिले में पुलिस विभाग किसके निर्देशन में कार्य करता है? तो एसपी, पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्य करता है। फिर है, जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के अधीन उपखंड स्तर पर कौन कार्य करता है? तो उपखंड मजिस्ट्रेट एडीएम कार्य करता है। फिर अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के अधीन तहसील स्तर पर कौन कार्य करता है? तो तहसील स्तर पर कौन करता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट या तहसीलदार, जिसको बोलते हैं एसडीएम। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, संपत्ति, जमीन जायदाद, खरीदारी, विवाह, किराया, संविदा संबंधी विवाद की श्रेणी में आते हैं। तो कौन से मामले में आते हैं? ये दीवानी विवाद के मामले में आते हैं। तो कौन कौन से ध्यान में रखना है? संपत्ति, खरीदारी करना, विवाह संबंधी, किराया संबंधी, संविदा संबंधी। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, हत्या, मारपीट, चोरी, शांति भंग करने के विवाद किस श्रेणी में आते हैं? तो ये फौजदारी मामले में आते हैं, फौजदारी विवाद में शामिल किए गए हैं। फिर देखो अगला है, भूमि संबंधी विवाद में कृषि भूमि का उत्तराधिकार, नामांतरण, खातेदारी, लगान आदि के विवाद किस श्रेणी में आते हैं? तो ये राजस्व विवाद में आते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, जिले में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। एफआईआर का पूरा नाम क्या है? प्रथम सूचना प्रतिवेदन। तो ये आपको ध्यान रखना है, एफआईआर का पूरा नाम क्या है? प्रथम सूचना प्रतिवेदन। तो दोस्तों फिर चलते हैं, अगला जो अपना 6ठी क्लास का पार्ट है, हमारा अतीत, उनसे जुड़े प्रश्न। ये भी कहीं न कहीं अपने सिलेबस से जुड़े हुए प्रश्न हैं, इसलिए इसको हमने शामिल किया है। हमारे अतीत के ज्ञान भंडार का पता कैसे चलता है? तो कैसे चलता है? शिलालेखों के द्वारा और पुरातन सामग्रियों के द्वारा चलता है। वे स्रोत जो पुराने हैं तथा पुरातत्ववेत्ता द्वारा एकत्रित किए गए हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। फिर वे प्राचीन स्रोत जो किसी भाषा में लिखे गए हैं, तो भाषा में लिखे गए उसको क्या कहते हैं? साहित्य के स्रोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की? तो सर्वप्रथम कौन धातु की खोज की? तांबा की खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता का पहला नगर कौन सा खोजा गया? तो पंजाब का हड़प्पा खोजा गया। तो ये ध्यान में रखना, पंजाब का हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल पाकिस्तान में है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोरदीजी एवं चन्हुदड़ो। ये जो क्षेत्र हैं सिंधु सभ्यता के, कहाँ पर है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोरदीजी और चन्हुदड़ो, ये जो स्थल है कहाँ पर है? पाकिस्तान में। मुख्य क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। फिर सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल भारत में? तो रोपड़, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, ये कहाँ पर है? भारत में स्थित है। फिर वेदों की रचना किस नदी तट पर हुई? तो कौन सी नदी के तट पर? सरस्वती नदी के तट पर हुई। ये भी मुख्य क्वेश्चन है। वेदों की जो रचना हुई वो कौन सी नदी के तट पर की गई? तो कहाँ पर की गई? सरस्वती
नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है, तो शिवालिक के पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिंधु की माँ किस नदी को कहा जाता है, तो कौन सी नदी को कहा जाता है, सरस्वती नदी को कहा जाता है। फिर है, सिंधु के समकालीन नदी घाटी सभ्यताएं कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हैं, मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की दजला प्रांत और चीन की होंगो नदी सभ्यता। ये सिंधु के समकालीन की नदी घाटी सभ्यताएं हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है, कालीबंगा सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में 1961 में 2 टीलों के बीच इस सभ्यता का स्थल खोजा गया। फिर अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, तो आहड़ कहाँ पर है, उदयपुर में। इसे ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर है देखो, बागौर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, तो बागौर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। फिर अगला क्वेश्चन है, बालाथल व गिलुंड सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, बालाथल और गिलुंड, ये उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में। फिर नौह सभ्यता स्थल कहाँ पर है, ये भरतपुर में है। ताम्र युगीन लोहे की कुल्हाड़ी यहाँ पर मिली है। फिर चंद्रावती सभ्यता स्थल कहाँ पर है, तो चंद्रावती कहाँ पर है, चंद्रावती सिरोही के अंदर है। फिर पचमता सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो पचमता कहाँ पर है, राजसमंद में है। कहाँ पर है, राजसमंद में। फिर गणेश्वर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये सीकर में है। कौन सी नदी पर, कांतली नदी के तट पर ये विकसित सभ्यता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बेराट सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, तो बेराट कहाँ पर है, जयपुर। महाभारत काल के भी यहाँ पर अवशेष मिले हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, तरखाना वाला डेरा सभ्यता स्थल कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, श्री गंगानगर में। तरखान वाला डेरा सभ्यता, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तरखान वाला डेरा सभ्यता स्थल कहाँ पर है, श्री गंगानगर में है। फिर है, सिंधु सभ्यता ईसा की कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है, तो 2500 वर्ष पुरानी और वर्तमान में 4500 वर्ष। तो ये ध्यान रखना है, सिंधु सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है, 2500 वर्ष और वर्तमान में 4500 वर्ष। तो दोस्तों ये आपने आज 3 पार्ट कवर किए हैं और कल अपन वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति अगला जो पार्ट है उसको कवर करेंगे। कक्षा 6 से संबंधित ये था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।